नमस्कार दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। एलन ट्यूरिंग की आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। इतिहास करते हैं, एक ऐसे आदमी ने वर्ल्ड वार 2 को 2 साल छोटा कर दिया, लाखों जिंदगियां बचाई और दुनिया की दिशा बदल दी। लेकिन फिर उसे गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक पुरुष से प्यार करता था। जेल या इलाज, दो में से एक चुनना था। उसने इलाज चुना और वही इलाज उसे तोड़ गया। आज हर कंप्यूटर, हर स्मार्टफोन, हर एएसआई सब ट्यूरिंग की सोच चलता है, लेकिन वो खुद अकेले बदनाम होकर मर गया। तो चलिए जानते हैं उस जीनियस की कहानी जिसने 21वीं सदी में बनाई थी, लेकिन खुद 20वीं सदी की बेड़ियों में फंस गया। अध्याय 1। 23 जून 1912 लंदन के पेंडिगिन इलाके में एक बच्चे का जन्म हुआ, एलन मिथेल ट्यूरिंग। लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था। एलन के माता पिता उस समय इंडिया में थे, ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस में थे। पिता अधिकारी थे, माँ इथल भी वहीं रहती थी। वो फिर एलन का जन्म लंदन में क्यों? क्योंकि उस जमाने में ब्रिटिश अधिकारी अपने बच्चों को इंडिया में नहीं पालते थे। गर्मी, बीमारियां, असभ्य वातावरण, इन सब से बचाने के लिए बच्चों को इंग्लैंड भेज दिया जाता था। तो एलन और उसके बड़े भाई जॉन को इंग्लैंड में फोस्टर फैमिली दिया गया। माँ बाप साल में एक बार मिलने आते थे। सोचिए, एक छोटा बच्चा अजनबी घर में, अजनबी लोगों के साथ, माँ बाप हजारों मील दूर, और यह अकेलापन एलन की जिंदगी की पहली परिभाषा बन गया। और शायद इसी अकेलेपन ने उन्हें नंबर और पैटर्न्स की दुनिया में धकेल दिया, जहां सब कुछ प्रैक्टिसेबल था, सिस्टमेटिक था, सेफ था। अपनी किताब में लिखते हैं, एलन बचपन से ही अलग थे। जब दूसरे बच्चे एलन फुटपाथ की टाइल्स गिन रहे थे, जब दूसरे बच्चे कहानियां डेजी फ्लावर्स को तोड़कर उनकी पेडल्स गिन रहे होते, उन्हें हर चीज में पैटर्न था, हर चीज में मैथमेटिक्स दिखती थी। 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फोस्टर से पूछा, अगर मैं एक प्लांट करूं तो क्या उसमें ओक ट्री निकलेगी? मदर ने हंसकर कहा। कुछ सालों में एलन ने तुरंत एक ओक प्लांट कर दिया और फिर हर रोज सिस्टमेटिक तरीके से उस जगह को ऑब्जर्व करते, नोट्स लेते। यह कोई साधारण क्यूरियोसिटी नहीं थी, यह साइंटिफिक मेथड की शुरुआत थी। के बच्चे में 1926 में जब एलन 13 साल के थे, उन्होंने सरबन स्कूल में, एक प्रैक्टिसिंग बोर्डिंग स्कूल, पहले ही दिन एलन ने अपनी अलग पहचान बना ली। उस दिन इंग्लैंड में जनरल स्ट्राइक थी, कोई ट्रेनें नहीं चल रही थी, ट्रांसपोर्ट नहीं था। क्या किया एलन ने? 60 मील साइकिल से अकेले सरबन पहुंच गए। सरबन रात एक होटल में रुके, अगली सुबह फिर साइकिल और समय पर स्कूल पहुंच गए। लोकल न्यूज़पेपर में खबर छपी, डिटरमिन स्कूल बाय साइकिल 60 माइल टू रीच। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। दोस्तों, जर्मनी ने एक लेखक ने मेरी किताब लिखी है, योगी मोटिवेशन, योगी लाइफ। इस बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन स्कूल में एलन को एक टेस्ट नहीं किया गया। वो स्पोर्ट में, वह हैंड राइटिंग में बेहद ही खराब थे और अक्सर अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। उनके टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते। ट्यूरिंग, तुम जीनियस हो या फूल? स्कूल की रिपोर्ट में लिखा जाता, वह लड़का जो किसी को स्कूल के लिए परेशानी का सबब बनेगा। मतलब इतनी खराब उनकी हैंड राइटिंग थी। लेकिन फिर 1928 में जब एलन 16 साल के थे तो कुछ हुआ जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। उनकी मुलाकात हुई क्रिस्टोफर मोरकम से। क्रिस्टोफर 1 साल सीनियर थे, ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, साइंस में एक्चुअल में एलन की तरह ही अलग। एलन की कोई मिला जो उन्हें समझाता था कि मैथमेटिक्स आइंस्टाइन की थ्योरी पर घंटों बात कर सकता था। दोनों घंटों लाइब्रेरी में बैठकर इक्वेशन सॉल्व करते, इकोनॉमी पर बहस करते, केमिस्ट्री एक्सपर्ट पर बहस करते। डर्मंड ट्यूरिंग अपनी किताब में लिखते हैं, क्रिस्टोफर एलन फर्स्ट लव थे, पहला इंटेलेक्चुअल कनेक्शन था। पहली बार महसूस किया कि वो अकेले नहीं। एलन ने अपनी डायरी में लिखा, क्रिस के साथ बातें करना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। लेकिन एलन ने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी। वो एरा था 1920 का। वो सोसाइटी थी ब्रिटिश अपर क्लास की, सेक्स फीलिंग अनथिंकेबल, अनलीगल, शेमफुल। एलन चुप थे, अपने दिल में सब छुपाए रखा। 1930 की शुरुआत में दोनों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम देने थे। स्कॉलरशिप मिल गई। एलन थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन उन्हें भी एडमिशन मिल गया। साथ ही कैम्ब्रिज जाने वाले थे, साथ पढ़ने वाले थे, फ्यूचर साथ बनाने वाले थे। लेकिन फेट को कुछ और मंजूर था। फरवरी 1930 में एलन अपने घर में थे। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। वो एक्साइटेड थे, कुछ हफ्तों में कैम्ब्रिज जाना था। तभी एक टेलीग्राम आया, क्रिस्टोफर मोरकम की अचानक मौत हो गई। बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, एक बैक्टीरियस इन्फेक्शन जो उन्हें गाय के इन्फेक्शन मिल से हुआ था। 18 साल की उम्र में बिना किसी वार्निंग के चले गए। एलन टूट गए पूरी तरह से। उनका दोस्त चला गया। उन्होंने माँ को लेटर लिखा, मैं जानता हूँ मैं उनका सबसे अच्छा दोस्त नहीं हूँ, मेरे लिए सब कुछ थे, उनके बिना मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा।
मीजा मुकम यानी क्रिस की माँ ने एलन को समझा। उन्होंने लेटर सपोर्ट किया। वो जानती थी कि एलन के लिए गए क्रिस का क्या मतलब है। अब सच में मानती थी कि हम मरने के बाद भी कहीं एग्जिट करते हैं। क्या क्रिस अभी भी कहीं है? मिज मुकम ने कंफर्टिंग वर्ड दिए। सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो उन्होंने अपना खुद का आंसर ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सोचा क्या माइंड सिर्फ ब्रेन की केमिकल रिएक्शन है या कुछ और? क्या कॉन्शियसनेस को मैथमेटिकली एक्सप्लेन की? मौत ने एलन के अंदर एक क्रिस्टोफर की मौत ने अलग एक ऑब्जर्वेशन पैदा कर दिया। कैन बी बिल्ड अ थिंकिंग मशीन? आज हम एआई की बात करते हैं तो उसकी जड़ें यही है। दिल में जो अपने प्यार को खोकर यह साबित करना पड़ता था कि माइंड सिर्फ एक बड़ी चीज है। 1931 में एलन की कैम्ब्रिज पहुंचे किंग्स कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ने। लेकिन अब वो पहले वाले एलन नहीं थे। अब उन्हें जीवन पर परेशान करने वाला था। क्या मशीनस थिंक कर सकती थी? क्या इसका यह मतलब है कि क्रिस किसी न किसी फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? अध्याय 2। 1931 से 1936 तक यह 5 साल एलन ट्यूरिंग की जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट साल थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का किंग कॉलेज, भव्य इमारतें, ब्रिलियंट स्टूडेंट, वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर। यहाँ आकर को लगा कि शायद फाइनली उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें समझा जाए। लेकिन वो अलग थे। जब दूसरे स्टूडेंट फॉर्मल डिनर्स में जाते सूट टाइप पहनकर तो एलन अपने रूम में इन्वेंशन सोल्व कर रहे होते। जब दूसरे रोइंग करते तो एलन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे होते, अकेले। हाँ, रनिंग। एलन का रनिंग का ऑब्सेशन था। वो घंटों दौड़ते, मैराथन लेवल दौड़ते। बाद में वह इतने अच्छे हो गए कि ओलंपिक ट्रायल्स में भी पार्टिसिपेट किया। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। ओलंपिक ट्रायल में भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन रनिंग, दौड़ने में भी उनके लिए सोशल एक्टिविटी नहीं थी। यह मेडिटेशन थी टाइप था। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका था। मैथमेटिक्स में एलन एस्प्लेसन थे। 1934 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने किंग्स कॉलेज का फेलो। बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि लाइफ टाइम की जॉब, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। लेकिन एलन को कुछ और ही चाहिए, कुछ बड़ा, कुछ फंडामेंटल। वो नौकरी से संतुष्ट नहीं हुए। 1935 की एक दोपहर कैम्ब्रिज की एक क्लास प्रोफेसर का नाम था मैक्स न्यूमन मैथमेटिक्स लॉजिक पढ़ा रहे थे और उस दिन उन्होंने हिल्बर्ट के फेमस प्रॉब्लम के बारे में बताया। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो में आगे। मतलब डिसीजन प्रॉब्लम सिंपल शब्दों में सोच समझिए। क्या कोई ऐसा यूनिवर्सल मेथड हो सकता है जो किसी भी मैथमेटिक स्टेटमेंट के बारे में बता सके कि यह ट्रू है या फॉल्स? एक ऐसा एल्गोरिथम जो हर सवाल का जवाब दे सके। हिल्बर्ट का विश्वास था, हाँ, ऐसा मेथड होना चाहिए। मैथमेटिक्स परफेक्ट है, कंप्लीट है, यह सवाल का जवाब एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या सच में? एलन उसे लेक्चर के बाद ऑब्जेक्ट हो गए इस सवाल से। यह सोचने लगे कि अगर हम एक ऐसी मशीन बना ले जो कैलकुलेशन कर सके तो क्या वह प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी? क्या लिमिटेशंस होगी? क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो अनसॉल्वेबल हो? इसी से एआई का जन्म हुआ। 1936 की गर्मियों में एलन को एक मेड़ों में लेटे हुए ग्रास पर आसमान देखते हुए तभी उन्होंने एक आइडिया आया। क्या हो अगर एक काल्पनिक मशीन इमेजिन करे, बहुत सिंपल मशीन जिसमें सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस हो, एक इन्फिनाइट टेप जिस पर सिंबल लिखे जा सके, एक रीडर जो टेप को पढ़ सके, कुछ बेसिक रूल्स जो बताए नेक्स्ट क्या करना है। बस इतना बहुत सिंपल था। लेकिन एलन ने साबित किया इतनी सिंपल मशीन थी, थ्योरिकल किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकती थी जो कोई भी कंप्यूटर कर सकता है। आज हम इसे ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। और यहीं से मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जन्म हुआ। एंड्रो हॉसल लिखते हैं, ट्यूरिंग ने यह काम किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने एक ऐसी थ्योरिकल फ्रेमवर्क बनाई जो आज हर कंप्यूटर के फाउंडेशन है। लेकिन ट्यूरिंग मशीन की सबसे बड़ी खोज कुछ और थी। एलन ने साबित कर दिया कि हिल्बर्ट गलत थे। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो अनसॉल्वेबल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब कोई भी मशीन नहीं दे सकती, चाहे वह कितनी भी पावरफुल हो। इससे हम हल्टिंग प्रॉब्लम कहते हैं। सिंपल टर्म्स में आप किसी भी कंप्यूटर को यह नहीं बता सकते कि कोई प्रोग्राम रुकेगा या फॉरएवर चलता रहेगा। यह मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ट्यूरिंग ने लिखा कि मैथमेटिकल में लिमिट्स है, बाउंड्रीज है, इनकम्प्लीटनेस है। 1936 में उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया ऑन कंप्यूटर नंबर्स विद एन एक्सप्लेनेशंस टू एन एनसाइज्ड प्रॉब्लम। यह पेपर मैथमेटिकली हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में से एक है। लेकिन क्या टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत टेक्निकल था, बहुत एक्स्ट्रा था। केवल कुछ
टॉप मैथमेटिशियन समझ पाए कि ट्यूरिंग ने क्या लिखा। उसमें एक थे अमेरिका मैथमेटिशियन एलो चर्च, जिन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से सिमिलर प्रॉब्लम्स सॉल्व किया। चर्च ने इनवाइट किया अमेरिका आने के लिए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए। 1936 के अंत में एलन पहली बार समुद्र पार करके अमेरिका गए। प्रिंसटन, न्यू जर्सी, अमेरिका, इंटेलिजेंस सब हब यहाँ। आइंस्टाइन थे यहाँ, जॉन वॉन विलियम थे, दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड। वहाँ एलन ने अपनी पीएचडी पूरी की। उन्होंने और भी डीप वर्क किया हिस्टोग्राफी, मैथमेटिकल लॉजिक में। लेकिन अमेरिका में एलन कंफर्टेबल नहीं थे, वो अमेरिका कल्चर को समझ नहीं पाए। लाउड कन्वेंशन, सुपरफिशियल फ्रेंडलीनेस, कंपटीशन की भावना। जब ट्यूरिंग लिखते हैं, एलन को हमेशा लगता था कि अमेरिका में सब कुछ बहुत आर्टिफिशियल है। ब्रिटिश रिजर्व पॉइंट में उन्हें ज़्यादा सूट करती है। प्रिंसटन इंटरिंग घटना हुई। एलन ने अपने रूम में एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया, मल्टीप्लायर, एक छोटी सी मशीन जो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकती थी। आज यह नॉर्मल लगता है, लेकिन 1937 में यह रेवोल्यूशनरी था। एलन फिजिकली डेमोंस्ट्रेट कर रहे थे कि मशीन्स कैलकुलेशन कर सकती है। जॉन, जो खुद बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ट्यूरिंग के कामों से इम्प्रेस हुए। उन्होंने एलन को ऑफर किया कि वह प्रिंटर्स में रहे असिस्टेंट्स बन जाए, लेकिन एलन ने मना कर दिया क्योंकि वह यूरो में तूफान आ रहा था। उस समय एडोल्फ हिटलर जर्मनी में पावर में आ चुके थे, बाहर की बातें चल रही थी, वॉर। एलन को लग रहा था कि वापस जाना चाहिए। 1938 में एलन कैम्ब्रिज लौट गए, लेकिन अब वहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स नहीं रह गए थे, अब उन्हें प्रैक्टिस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट आ गया। स्पेली कोड्स और सफ़र्स में, कोड्स मतलब सीक्रेट मैसेजेस, सफ़र्स मतलब उन मैसेजेस को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के मेथड्स। वार के टाइम में कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एनिमी के सीक्रेट मैसेज पढ़ सके तो आप वार सकते थे। एलन ने गवर्नमेंट कोड उन सफ़र स्कूल के लिए पार्ट का काम शुरू किया। उन्हें बुलाया जाता था क्रिप्टोग्राफी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर 1939 आ गया। 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। 1939 में जर्मनी पोलैंड पर अटैक, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। एलन को तुरंत एक सीक्रेट लोकेशन पर बुला लिया गया। लोकेशन का नाम था ब्लेसली पार्क। यहाँ ब्रिटेन के सबसे ब्रिलियंट माइंड को इकट्ठा किया गया था। मिशन जर्मन को कोड्स तोड़ना, नाजी कम्युनिकेशन पढ़ना और वॉर जीतना सबसे बड़ा चैलेंज था। इनेग्मा एक मशीन थी जो जर्मन यूज करते थे अपने मिलिट्री मैसेज भेजने के लिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसे तोड़ना इम्पॉसिबल माना जाता था, क्योंकि इम्पा में 169 मिलियन पॉसिबल सेटिंग्स थी। हाँ, आपने सही पढ़ा, 169 के बाद 18 जीरोज। अगर सेकंड में सेटिंग ट्राई करें तो पूरी यूनिवर्स की एज से ज़्यादा टाइम में सारी सेटिंग्स ट्राई करने में, मतलब मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। लेकिन एलन ट्यूरिंग इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले थे। दोस्तों, हमारा एक चैनल और ETYT न्यूज़, राजस्थान, देश, दुनिया और लोकल खबरों से जुड़े रहने के लिए आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटिंग के जनक। ये एलन ट्यूरिंग के ब्लेसली पार्क पहुंचे एक ब्राउन सूट में अपनी साइकिल के साथ। शाय ऑकवर्ड, सोशली अनकंफर्टेबल। कोई नहीं जानता था कि वह शख्स पूरी हिस्ट्री चेंज करने वाला है। लेकिन एनिग्मा को तोड़ने का तरीका क्या था? कैसे एक मैथमेटिशियन ने वो किया जो पूरी ब्रिटिश मिलिट्री नहीं कर पा रही थी? और क्या सच में एक आदमी ने पूरे विश्व युद्ध का नतीजा बदल दिया? अगले अध्याय में ब्लेसली पार्क की जो काली इमारतें उनके बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन की सबसे बड़ी सीक्रेट छपी थी, वो वुडन हट्स यहाँ जाते थे। एलन ट्यूरिंग को जो इन्क्वेशन उसकी नाजी जर्मनी के घुटनों पर ला दिया। जानिए कैसे एक मशीन ने लाखों जानें बचाई। अध्याय 3, सितंबर 1939 कैसे बचाई? आप कमेंट कीजिए। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन ब्लीचली, लंदन से करीब 50 माइल्स दूर ब्रिटली। यहाँ एक विक्टोरिया मैंसन था। ब्लीचली पार्क बाहर से देखने में एक साधारण स्टेज, लेकिन अंदर ब्रिटेन की सबसे बड़ी सीक्रेट थी। एलन ट्यूरिंग जब पहली बार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वुडन हट्स बनाए जा रहे हैं। हट 1, हट 2, हट 3, हट एज। हर हट एक अलग काम के लिए, मतलब झोंपड़ी 8 यहाँ नोवेल, जिसमें रिसर्च। एनिग्मा कोड्स तोड़े जाते थे और इसी हट का हेड बनाया गया। एलन ट्यूरिंग को 27 साल के, सोशली ऑकवर्ड लेकिन ब्रिटेन की सबसे बड़ी उम्मीद, वो उस समय 27 साल के थे एलन ट्यूरिंग। अब समझते हैं एनिग्मा मशीन क्या थी। इमेजिन करिए एक टाइपराइटर, लेकिन यह कोई नॉर्मल टाइपराइटर नहीं था। आप इसमें एक लेटर टाइप करते थे। मान लीजिए मशीन लेटर में बदले, शायद क्यों, अब तो सिंपल है, लेकिन असली मैजिक यह थी कि हर बार, मतलब अगर आप
टाइप करने वाली मशीन इंटरनल सेटिंग ऑटोमेटिकली बदल जाती थी। ए टाइप करते हैं तो ये शायद एम बन जाएगा। सोचिए नेटफ्लिक्स का पासवर्ड जो हर सेकंड में बदलता है, ऑटोमेटिकली बदलता रहे और आपको हर सेकंड गेस करना पड़े अब क्या है। इम्पॉसिबल, राइट। एनिग्मा ऐसा ही था। एनिग्मा ने 3 रोटर्स होते थे जो गोल चक्के की तरह घूमते थे। हर रोटर्स में 26 पोजीशन थी और हर दिन जर्मन मिलिट्री इन रोटर्स की स्टार्टिंग पोजीशन बदलती थी। प्लस एक प्लग बोर्ड था, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में वायर्स प्लग करते हैं वैसे यह लेटर्स को और स्क्रैबल कर देता था। टोटल कॉम्बिनेशन 159 मिलियन, हाँ 18 जीरो 159 के बाद। एंड्रू होजेज लिखते हैं अगर पूरी ब्रिटिश पॉपुलेशन, हर आदमी, हर औरत, बच्चा हर सेकंड एक सेटिंग ट्राई करे तो भी इसे क्रैक करने में हजारों साल लग जाएंगे। मतलब इम्पॉसिबल पासवर्ड। लेकिन इससे एलन ट्यूरिंग ने सोचा मैं हर सेटिंग ट्राई नहीं करूंगा, मशीन लड़वाऊंगा। उन्हें पता था कि जर्मन की एक वीकनेस है। हर दिन जर्मन मिलिट्री एक ही टाइप के मैसेज भेजती थी, वेदर रिपोर्ट, सप्लाई लिस्टेड, रूटीन ऑफर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट हर मैसेज हेल हिटलर से एंड होता था। इससे कहते हैं ग्रीन, एक नो पीस ऑफ टेक्स्ट जो आपको पता है कि मैसेज में कहीं होगा। एलन ने सोचा अगर मुझे पता है कि इंस्ट्रक्टेड मैसेज कहीं हेल हिटलर है तो मैं इसे यूज करके पॉसिबल सेटिंग नैरो डाउन कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैन्युअली यह करना इम्पॉसिबल था, तो एलन ने डिसाइड किया कि मैं एक मशीन बनाऊंगा। उन्होंने पुलिस में मैथमेटिशियन के काम को एक स्टडी किया। पोल्स ने पहले क्रैक करने की कोशिश की। उन्होंने वोमन नाम की एक मशीन बनाई, लेकिन जर्मन ने अपनी एनिमा मशीन्स अपग्रेड कर दी थी। पोलिस बम अब काम नहीं कर रहा था। एलन ने उस डिज़ाइन को लिया, उसे इम्प्रूव किया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। 1940 में स्टार्टिंग की पहली ब्रिटिश बॉम्बे मशीन बनकर तैयार हुई। हाइट करीब 7 फीट, वेट 1 टन से ज़्यादा, फर्स्ट पर 108 रोटेटिंग ड्रम्स जो एनिग्मा के सिमुलेशन करते थे। इस मशीन का नाम रखा गया विक्ट्री। बहुत ही शानदार नाम, विक्ट्री मतलब जीत। लेकिन विक्ट्री अभी दूर नहीं थी, अभी थोड़ी दूर थी। ब्लेचली पार्क में काम करना बहुत हर्ट्स ठंडे थे, सर्दियाँ थे, गर्म थे, गर्मियों में गर्म थे। शिफ्ट 8 घंटे पूरी रात। हर दिन जर्मन के इंटरसेप्टर मैसेज आते थे। रेडियो ऑपरेशन कुछ सुना तो यहाँ पहुंचा। फिर शुरू होती थी एक रेस, क्योंकि जर्मन 24 घंटे में एनिग्मा की सेटिंग बदलते थे। मतलब आपने पास सिर्फ एक दिन होता था कोड्स क्रैक करने के लिए। एलन की टीम में मैथमेटिशियन थे, चेस चैंपियन थे, क्रॉसवर्ड एक्सपर्ट थे। जो क्लार्क का नाम एक ब्रिलियंट वुमन थी, लॉजिकल क्लिंग्स में से एक बनी। जवान और एलन के बीच गहरी फ्रेंडशिप डेवलप हुई। 1941 में एलन ने जॉन को प्रपोज किया। हाँ, प्रपोज, जवाब में हाँ कह दी। लेकिन फिर एलन ने उन्हें सच बता दिया अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कि वो गे हैं, यह मैन की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। जॉन ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम अच्छे दोस्त हैं, यही नफ है। लेकिन एलन नहीं माने। उन्हें लगा कि वह जॉन के साथ अनफेयर होगा। एंगेजमेंट तोड़ दी। डर्म ट्यून लिखते हैं एलन हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, खुद के बारे में नहीं। जॉन के साथ उन्होंने वही काम किया, उन्हें मोरली सही किया। उन्हें खुद तकलीफ हुई। 1941 आते आते बॉम्बे मशीन्स काम करने लगी थी, लेकिन अभी भी बहुत धीमी थी। जर्मन यू बोट्स अटलांटिक ओशन में ब्रिटिश शिप डूबते रहे। सप्लाई शिप, हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे थे। ब्रिटेन हार रहा था, पता था। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। दोस्तों, वीडियो का सेकंड पार्ट, संपूर्ण पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी सब्सक्राइबर्स का जीवन मंगलमय हो, ऐसी प्रभु श्री द्वारिकाधीश से कामना करता हूँ। लव यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।